गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का अजंता क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है आपका, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो लेके आ रहा हूँ। तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स काम आती है उसके बारे में जानेंगे, इसके कंसेप्ट क्या है वो जानेंगे, और साथ में कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पीवाईक्यू क्यूज क्वेश्चंस हैं, उन सभी को अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले तसल्ली से इसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये समझना है कि ये क्या अपन को इन्फॉर्मेशन देता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जो अपन को इसको अपन फर्दर टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन कंसर्न करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, और इसको अपन टू पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो बेटा पहले अपना फोकस रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, क्योंकि यहां पर अपन स्टडी करते हैं चार्ज की एट रेस्ट पे। यहां पर चार्ज क्या होता है, एट रेस्ट, और इसके अंदर जो चार्ज होता है वो इन मोशन होता है। तो ये अपना फर्दर टॉपिक आगे के टॉपिक्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही फोकस करेंगे कि चार्ज एट रेस्ट को अपन कैसे आगे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का आपका हिस्ट्री क्या है, वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट आए थे, जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था उसका, थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। 600 ईसी ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट आए थे, थेल्स। उन्होंने इसकी डिस्कवरी के बारे में अपन को बताया था कि किस तरह से चार्ज का उत्पन्न हुआ। तो उन्हीं के आगे चलते चलते एक साइंटिस्ट और आए, जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। और इन्होंने क्या किया था, एक सब्सटेंस लिया था जिसका नाम था अंबर, और उसको वूल से रब किया था। अंबर को किससे रब किया, वूल से रब किया, रबिंग, एक तरह से फ्रिक्शन हुआ। और ये जो एक सिस्टम बना, इसने लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। लाइट ऑब्जेक्ट जैसे कि आपके कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस तरह की छोटी छोटी पत्तियां, उनको इसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो इसने कहा यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई है। अब क्या था कि अंबर एक, वैसे तो इसके बारे में पूछा जाता है अंबर क्या है, तो अंबर क्या होता है कि येलो रेजिन होता है, येलो रेजिन है, गम्स टाइप होता है, और अपन को प्लांट से मिलता है। और इस अंबर को ग्रीक के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, या लेटिन में इसको इलेक्ट्रम बोलते हैं। अंबर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और कभी कभी इसको लेटिन में इलेक्ट्रम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से वर्ड बन गया इलेक्ट्रिसिटी, उसी से बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको अपने फर्दर डिवाइड कर दिया अलग अलग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। तो ये आपको बेसिकली थोड़ा जानना जरूरी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो आपको बताना अंबर से हुआ, जो कि येलो रेजिन होता है। और ये किसने बताया था, तो ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था। और ये आगे जाके ये चार्जिंग का एक मेथड सिद्ध हुआ, जिसको अपन बोलते हैं चार्जिंग बाई रबिंग। तो ये आपको बेसिकली बताना है। अब मैं वापस आता हूं आपके बेसिकली यहाँ पर चार्ज के ऊपर। चार्ज क्या चीज है, इसके ऊपर मैं आता हूं आपके वापस। अब चार्ज की बात करते हैं, व्हाट इज चार्ज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज क्या चीज है, इसको डिफाइन करते हैं। तो चार्ज जो है वो आपका मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब आपको यह समझना है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक मास जैसा है, जिनसे चीजें डेराइव होती है आगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास की, मास जैसा मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। तो चार्ज को अपन को सबसे पहले क्या बताना, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब अपन अगर इसकी कंपेरिजन मास से करें कि मास में और चार्ज में क्या डिफरेंस है, कि आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड
मास और चार्ज में आपका क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर कर लेता हूं कि मास वर्सेज आपको यहाँ पर लेना है चार्ज को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, अपन ये बताएंगे कि मास जो होता है वो आपका चार्ज जैसा नहीं होता, कि चार्ज क्या आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज आपका किसी बॉडी का जीरो न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। एक तो आपको ये बताना, दूसरा आपको ये बताना है कि जो आपका मास और चार्ज है ये इसका क्या कनेक्शन है स्पीड से। तो चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज किसी बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला है यहाँ पर, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। तो यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो मास है वो ये इसका आपका रेस्ट मास है और ये डायनेमिक मास है। तो मास चेंज होता है वेलोसिटी के साथ में, लेकिन चार्ज में ऐसा कोई फॉर्मूला बेसिकली कहीं पर ऐसा है ही नहीं। तो ये आइंस्टीन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो ये भी कभी कभी आपको पूछा जा सकता है रिलेशन, ये रिलेशन क्या होता है, तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको लर्न करें कि m इक्वल टू एम नॉट 1 - v² अपॉन c²। तो ये चार्ज का एक बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया। अब कुछ चार्ज के बारे में और बात करते हैं कि चार्ज में क्या क्या और प्रॉपर्टी। जैसे सबसे पहले आपको पूछा चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोले कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आप जानते होंगे कि जो जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है इसका डायमेंशन। आपको बेसिकली कुछ डायमेंशंस पता होनी चाहिए। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर अपन को चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है चार्ज और इसके अंदर, तो करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। अब मेरे को चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन निकालने के लिए जरूरी क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका रिलेशनशिप निकाल लो, और यहाँ से Q बराबर आप लिख सकते हो I इंटू टी, और यहाँ से I का जो डायमेंशन होता है वो अपन A लेते हैं और T का T लेते हैं, तो 80 होता है। इसको अपन कमेंट रूप से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये हो जाएगा आपका 80। तो ये इसका चार्ज का डायमेंशन है, इसको आप या लर्न रखें, याद रखें, और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके मैं आता हूँ, इसके बाद में मैं चार्ज के बारे में कुछ और बातें करेंगे, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे किस तरह से हैं। इसकी यूनिट की बात कर लेता हूँ, इसकी यूनिट। तो चार्ज की यूनिट आपको पूछी जा सकती है। दो सिस्टम होता है, एक होता है आपका MKS एक SI सिस्टम, और एक होता है आपका CGS। तो SI के अंदर चार्ज का आपका क्या यूनिट होगा उसको आप याद रखें। SI में इसका चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जो कि बहुत फेमस यूनिट है, और CGS के अंदर इसका होता है स्टेट कूलम, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। और आप जो इसके आगे फर्दर देखना चाहो तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो कूलम की जगह अपन मिली कूलम लिख देते हैं, माइक्रो कूलम लिख देते हैं, नैनो कूलम लिख देते हैं, प्रैक्टिकल के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। और आपको इनकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ये होता है 10⁻³ कूलम, ये होता है 6 कूलम, ये होता है 10⁻⁹ कूलम। ये भी न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आपको लर्न करना है कि माइक्रो होता है 10⁻⁶ कूलम, ये होता है 10⁻⁹ कूलम, ये होता है 10⁻³ कूलम, और ये इसकी यूनिट है। ये भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि चार्ज की CGS में क्या यूनिट होती है, तो आपको लर्न करना है स्टेट कूलम या ESU, जिसको आगे फ्रैंकलिन भी कहा गया। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने चार्ज के साइन बताए थे अपन को। तो चार्ज के टाइप जो होते हैं, तो चार्ज आपके 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ये टाइप बताए थे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डुफे, और इनके जो साइन दिए थे उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये साइन बताए थे। ये भी बहुत ही कंसेप्ट है, क्लियर रखना आपको, कई बच्चों को पता नहीं, तो टाइप में बेंजामिन फ्रैंकलिन लेते हैं, टाइप दिया था डुफे ने और साइन दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये अच्छे से लर्न करना, ये पूछा जा सकता है दोनों में डिफरेंस, बहुत ही बारीकी से मैंने आपको ये प्रेजेंट किया, इसको आप ध्यान रखना ये इनमें क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और फ्रैंकलिन जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की, और चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है फैराडे, और 1 फैराडे जो होता है वो आपके होता है 96,500 गुलाम। ये भी आप लर्न करें। तो ये चार्ज के बारे में बेसिक बातें आपको बताई गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। अपने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कि ये जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, और इसमें अपन 2 टाइप लेते हैं, पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई, फिर मैं चार्ज के ऊपर आ रहा हूँ, चार्ज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसकी यूनिट बताई, चार्ज के यूनिट होने के बाद मैंने इसका आपके टाइप्स बताए। अब अपन इसके आगे की बात करते हैं चार्ज के टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ चार्ज के ऊपर आ रहे हैं अपन, और चार्ज के टाइप के बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बाद में अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ को अपन को फोकस करना है, लेकिन पहले अपन को थोड़ा चार्ज के बारे में सीखना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया। अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, प्रॉपर्टी के बाद में फिर अपन बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्जेज की प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन वन बाय वन एक एक करके आपको बताते हैं। तो जनरली अपन ये कहते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं, चार्ज टू टाइप के होते हैं। तो लाइक का मतलब क्या हो गया कि दोनों या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव और नेगेटिव हो। तो लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये ध्यान रखना। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो। और इसका उल्टा अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक आप समझ गए होंगे, अनलाइक चार्ज जो है वो आप जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसी को अपन चार्ज की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, और कभी कभी इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम से भी ये फेमस है। तो कई बार इसको अपन फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसीडर करते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टी बताते हैं, और इस पर आपके कई तरह के क्वेश्चंस ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो अभी मैं एक यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो बहुत ही ट्रिकी है, और एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है तो मेजोरिटी बच्चे उसको क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, इस पर यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, करेक्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका करेक्ट टेस्ट कौन सा है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था अट्रैक्शन, दूसरा दिया गया था रिपल्सन, तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपको बोथ, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपको नन। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और अच्छा है, और जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इसको गलती करके आते हैं। तो अट्रैक्शन, रिपल्सन, और एक आंसर दे दिया आपको बोथ, और एक दे दिया नन। तो जनरल अप्रोच बच्चा क्या लगाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का में अपन दो टाइप के फोर्स पढ़ते हैं, एक अट्रैक्शन होता है एक रिपल्सन होता है, तो बोथ क्या आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग होगा, इसको अपन अपन करेक्ट नहीं मानेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो इसका रीजन क्या, अपन वैसे आगे और इसको क्लियर करेंगे कि अट्रैक्शन जो होता है वो चार्ज बॉडी में भी वो मतलब जो अनलाइक में तो होता है, मैंने अभी बताया, लेकिन ये न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है। उनमें अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दो चार्ज के मैग्नीट्यूड में, मान लो एक 2000 है दूसरा 2 गुलामी है, तो इनके मैग्नीट्यूड में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो उसके अंदर आपका अट्रैक्शन जो होता है वो अब ट्रू नहीं रहता, न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है। रिपल्सन कभी ऐसा फैल नहीं जाता और बोथ हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी का करेक्ट टेस्ट क्या है, रिपल्सन है, ना कि अट्रैक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रल बॉडी में जाता है, रिपल्सन कभी किसी न्यूट्रल बॉडी में संभव नहीं है। और इसी क्वेश्चन को आगे अपन मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिज्म का भी करेक्ट टेस्ट रिपल्सन ही होता है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंपेरेटिव तैयार हो गए, तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता हूँ, ये क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट कुछ चार्ज के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा जाना जाती है उसको बोलते हैं, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज्ड। और चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। तो पहले आपको इनको समझना था, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन क्या चीज है, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले मैं बात करता हूं क्वांटाइज ऑफ चार्ज। सीधा अगर इसके क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, पहले क्वांटाइज की बात करता हूं। और क्वांटाइज में अपन ये बताते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये क्वांटाइज का एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि Q इक्वल टू जो एन ई है, Q इक्वल टू जो एन ई है, इसमें एन क्या है, तो वेयर जो एन है वो इंटीजर्स है, और आपको इंटीजर्स का जो है इंटीजर्स है, और इंटीजर्स में क्या आता है, प्लस माइनस 0 से लेके 1 2
3 4 ऐसे सो ऑन, ये प्लस माइनस दोनों चलते हैं, इसमें प्लस भी आता है माइनस भी, नेचुरल नंबर नहीं है। और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, जो कि सबसे मिनिमम चार्ज है इस दुनिया के अंदर। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बाकी सारे चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर है, तो ऑल चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी के चार्ज को अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन इलेक्ट्रॉन को मिनिमम लेंगे 1.6 10⁻⁻19 गुलाम, और n क्या अपन इंटीजर है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरह से सो ऑन ये चलती जाएगी। तो इंटीजर में 0 भी आता है तो -1 -2 ऐसे लेंगे, तो हमेशा n की वैल्यू 1 रखेंगे तो e आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इस तरह से चलेगा, और ये हमेशा फिक्स अमाउंट में होगा। जैसे मेरे पास में पेन या कोई तरह की चीज है, वो एक ही होती है, दो डेड पेन नहीं हो सकता, ढाई पेन नहीं हो सकता, 3.5 पेन नहीं हो सकता। कोई चीज क्या होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये इसका कंसेप्ट क्लियर करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो अगेन बता देता हूँ, क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या है कि किसी बॉडी का चार्ज निकालने के लिए अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं जो कि सबसे मिनिमम चार्ज है, और बाकी वाले चार्ज उसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, वहां पर एक नंबर है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ध्यान ये ध्यान रखना है कि ये कहीं पर मतलब नहीं है कि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इससे छोटे चार्ज भी पॉसिबल है, लेकिन वो पेयर में होते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। जबकि जो पेयर वाले चार्ज होते हैं उसको क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं, कभी आप पढ़ोगे क्वार्क पार्टिकल, वो पेयर में होते हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए वो उसकी वैल्यू E/3 होते हैं, 2E/3 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 होता है, तो मतलब इससे छोटा हो गया, लेकिन ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा अपन ये बताएंगे कि क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा लगातार वैल्यू नहीं ले सकता, उसमें कुछ वैल्यू छूट जाती है, वो कंटिन्यूस वन नहीं है, लगातार नहीं है, बीच में टूट जाता है। तो इस तरह से अपन को इसको कंसेप्ट को समझना है। अब अपन इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आपके किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो भी आपको क्वांटाइजेशन चार्ज की एक बार वापस से एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि अपने क्वांटाइजेशन चार्ज में क्या पढ़ा था। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो वो क्वेश्चंस क्या है, न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत जरूरी होता है बेटा, तो अपन सबसे पहले इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, असंभव आवेश, एक क्वेश्चन है जिसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे इम्पॉसिबल चार्ज। इम्पॉसिबल चार्ज अपन कैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल चार्ज है। क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द इम्पॉसिबल चार्ज। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला मेरा ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा मेरा ऑप्शन है 1.6 10⁻⁻20 कूलम। तीसरा मेरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻, कहा जाएगा नेक्स्ट में 18 कूलम। और चौथा मेरा है 1.6 × 10⁻17 कूलम। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इसमें से कौन सा चार्ज क्या है, असंभव है या इम्पॉसिबल चार्ज, कौन सा आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप सोचे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, 1.6 तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, और ये वाले क्यों से कैसे पता चलेगा अपन को। तो आपको दिमाग में एक ही कंसेप्ट डायरेक्ट बिना किसी फॉर्मूले के करना है, उसका भी ट्रिक बता रहा हूँ, और फॉर्मूले से भी करके बता देता हूँ। तो बिना पेन के हाथ लगाए, बिना फॉर्मूला यूज किए अगर आप इसको करना है, तो आपको दिमाग में सीधा फिक्स रखना है कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मिनिमम इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6। उससे छोटा चार्ज संभव ही नहीं है। अब अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है और आप ये पहचान लेते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपका बिना
न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व पेन के किए हो जाएगा। जैसे अगर आप इसमें देखते हो 1.6 सब में कॉमन आ रहा है, इधर आ रहा -18, इधर आ रहा -17, इधर आ रहा -20। तो -20 जो है वो -19 से दिखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन मैथमेटिकली में नेगेटिव है, तो ये छोटा है, तो इससे छोटा चार्ज संभव नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.6 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻20, ये इसका इम्पॉसिबल चार्ज हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इसको फॉर्मूले से कैसे निकालें, तो फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया Q बराबर NE। तो आप यहाँ पर इस चार्ज को लेके एक एक को रख के देखोगे, ये भी रखोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी, लेकिन जब आप ये वैल्यू लोगे और इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 10⁻⁻, और यहाँ पर आप करोगे 1.6 10⁻⁻19। तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो एक क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 1/10। वापिस से लिख देता हूँ Q इक्वल टू NE, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था 1.6 10⁻⁻20, और इधर था आपके N, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी N की अपन को निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थे 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ से आप N की वैल्यू निकालोगे तो 1.6 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19 करके आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा आपके, और ये आपके आ जाएगा 1 बाई, इसको ऊपर लेकर 10⁻⁻ लिखेंगे, नीचे आएगा तो 1/10 आ जाएगा, जो कि आपका एक इंटीजर नहीं है, तो ये वैल्यू आपके पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप इसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक मतलब कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी अपन को कैलकुलेशन करनी है, तो आपके दिमाग सीधा क्लिक होना चाहिए। क्वांटाइजेशन चार्ज से अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है Ne, ये आपको पता है। और न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, फिर आपको गिवन क्या है, तो आपको गिवन क्या है यहाँ पर 1 कूलम चार्ज, और आपको 1 कूलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो यहाँ कहने का मतलब आपको गिवन क्या है, तो यहाँ पर आपको गिवन है Q इक्वल टू 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होती है 1.6 10⁻⁻19। इससे आप n की वैल्यू निकालोगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, और Q की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएगा ये, वापस से लिख देता हूँ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक इसका स्टैंडर्ड वैल्यू अपन फिक्स कर देते हैं, वो इस तरह से सॉल्व होगा, इसको हटाओगे यहाँ 10 आएगा, और 10 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 100/16 आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट यहाँ ले रहा हूँ, तो ये आएगा आपका 100/16, और मल्टीप्लाई रह जाएगा यहाँ पर 10⁻18, तो अपन लिखेंगे 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसके ऊपर, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है इम्पॉसिबल चार्ज के ऊपर, एक और ले रहा हूं आपके, इम्पॉसिबल चार्ज कौन सा है, विच वन। यहां पर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं 1.6 10⁻, आपको यहां पर मैं लिख देता हूं 1.6 की जगह 2.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सी ऑप्शन लिख लेता हूं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और डी ऑप्शन लिख लेता हूं मैं नन। तो इसको भी आपको जज करना है, फॉर्मूला क्या था Q इक्वल टू NE से इसको जज करना था कि
कौन सा इसमें इम्पॉसिबल चार्ज है। तो यहाँ पर क्लियर अप्रोच दिख रही है कि 1.6, उसके बाद में इसका इंटीग्रल मल्टीपल 3.2 है, उसके बाद में नन ऑप्शन दे रखा और एक देगा 2.6। तो आपको दिमाग में रखना है कि जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूं तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा e, n की वैल्यू 2 रखूं तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2e। बोला हर बार मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आ रही है, बोला इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो अगली बार में ये कितना आएगा 3.2 आएगा, क्योंकि 16 की टेबल में नेक्स्ट 3.2 होता है, उसके बाद में 4.8 होता है, तो बीच में ये वैल्यू मिस हो गई। और मैंने आपको क्या बोला था कि क्वांटाइजेशन चार्ज में जो चार्ज की वैल्यू आती है वो लगातार नहीं आती, कुछ छूट जाती है, तो ये वैल्यू रह गई, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल चार्ज कौन सा हो गया 2.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इस तरह से आप इनको लर्न करोगे और समझोगे कि क्वांटाइजेशन चार्ज से अपन किसी चार्ज की पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये आपका था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट में आता हूं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके, मैंने आपको बताई थी, वो थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी बात करता हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन आप क्या समझते हो? तो इसमें आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि जिस तरह से एनर्जी को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है, खाली एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसी तरह से चार्ज को भी नहीं तो अपन क्रिएट कर सकते, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि जब अंबर को अपने इससे रब किया था वूल से, तो अपने पास में जो अंबर था उस पर नेगेटिव चार्ज था और वूल पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। इन्होंने इसको न्यूट्रलाइज करके यहाँ पर जो नेट चार्ज क्या आ गया था, न्यूट्रल आ गया था। तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल हो गया था, तो इस तरह से अपन इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर कंजर्वेशन चार्ज के अपन को बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। आप केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हो, अगर सोडियम की रिएक्शन, ये केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएं अपन, तो अपने पास में NaCl बनता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ भी नेट चार्ज क्या हो गया, कंजर्व रह गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम है आपका पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है चार्ज कंजर्वेशन का, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन क्या है कि जब गामा पे कुछ बम्बारमेंट होता है तो एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है, प्लस को बोलते हैं पॉजिट्रॉन और माइनस होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनको यहाँ पर चार्ज कितना है, 0, यहाँ पर भी चार्ज क्या है, तो इवेंट से पहले भी चार्ज 0, बाद में भी चार्ज 0, ये पेयर प्रोडक्शन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्म उत्पादन। तो गामा पार्टिकल आप जानते हो, अल्फा बीटा गामा, इसके बम्बारमेंट से दो पार्टिकल जनरेट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो ये एक घटना है जिसको अपन बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पर भी चार्ज कंजर्व होता है। और इसका उल्टा है कि अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल जाए, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल जाए, तो एक दूसरे का विनाश करके दो गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं, वापिस उल्टा लें कि अगर प्लस ई और प्लस यहाँ पर मैं लिख दूं माइनस ई, ये आपका माइनस चार्ज है, ये दोनों मिल जाए तो 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। ये भी एक एग्जाम्पल है और ये भी एक एग्जाम्पल है। ये इसका उल्टा है, ये पेयर प्रोडक्शन कहलाता है और ये पेयर एनिहिलेशन कहलाता है, जिसको युग्म एनिहिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी 0 चार्ज और यहाँ पर भी क्या है, 0 चार्ज। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आप कितने गामा फोटोन निकलते हैं, तो इसमें हमेशा 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। और इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी होती है ये भी पूछा हुआ है, तो इसके अंदर 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है और पर इलेक्ट्रॉन आप इसको हाफ कर सकते हो तो 0.51 आ जाता है। तो इस तरह से आप ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर ये एग्जांपल लर्न कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसको आप लर्न करें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अपन कैसे करते हैं। इसके अलावा जो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर पर ये कहते हैं कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज जब मोशन पे होता है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था वो इलेक्ट्रिक साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज जब एक्सीलरेटेड होता है
तो उसके अंदर रेडिएशंस निकलते हैं। ये भी एक चार्ज की आपके अच्छी सी प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लर्न करें। अब इतना कुछ समझने के बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे गुलाम्स लॉ। आज के लिए इतना ही है, आप इसको लर्न करके आए। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे गुलाम्स लॉ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इसको अच्छे से लर्न किया, समझें। नेक्स्ट में इसको पढ़ के आए और फिर से हम आपका वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके, बाय बाय।